आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। लद्दाख में नदी पार करते समय सेना का टैंक दुर्घटनाग्रस्त, 5 जवानों की हुई मौत। हेमंत सोरेन की जमानत पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का आया बयान, संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज। दिल्ली में इमारत के गड्ढे में गिरने से 3 मजदूरों के मिले शव। बुलडोजर की कार्रवाई पर भड़का राजीव राणा, कहा मैं बीजेपी का अनभक्त था, मेरी यही सजा होनी चाहिए। किसके नेतृत्व में होगा 2025 का विधानसभा चुनाव, आ गया जेडीयू नेता का फाइनल जवाब, सियासी पारा हाई। एबीवीपी, आरएसएस और वीएचपी से जुड़े वकीलों की हाई कोर्ट में एंट्री, गवर्नमेंट काउंसिल में मिली जगह। अब खबर विस्तार से। लद्दाख में नदी पार करते समय एक टैंक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त टैंक T-72 है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ये टैंक प्रशिक्षण मिशन पर था। इस दौरान एक नदी पार करने के दौरान यह हादसा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख टैंक हादसे पर कहा कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। लद्दाख क्षेत्र में यह हादसा तब हुआ जब उस नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे टैंक गुजर रहे थे। आधिकारिक सूत्रों ने लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में INS को बताया कि शुक्रवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दौलत बेग ओडे इलाके में टैंक युद्ध का अभ्यास चल रहा था। इस युद्ध अभ्यास के दौरान टैंकों द्वारा जिस जलधारा को पार किया जा रहा था, ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने के कारण अचानक उसमें बाढ़ आ गई। सूत्रों ने बताया कि एक टैंक अचानक आई बाढ़ में फंस गया, जिसमें 5 सैनिक शहीद हो गए। सूत्रों ने बताया कि इस हादसे में मारे गए जवानों में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर शामिल है। झारखंड हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को कल जमानत दी थी। शुक्रवार को जमानत के बाद पूर्व सीएम सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया। इसी बीच उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईडी और सीबीआई ने 10 साल में जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है, वो किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं उदाहरण हूं, मुझे पकड़ा था, कोर्ट ने कहा उनका क्या संबंध, उनके पास अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। अनिल देशमुख के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। केजरीवाल जी को पकड़ा है, लेकिन ईडी कोर्ट ने कहा उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। आप उनको परेशान कर रहे। हेमंत सोरेन के बारे में भी यही कहा है। लेकिन इस देश की एजेंसी मोदी और शाह की प्राइवेट एजेंसी बन गई है और वो उनके इशारे पर उनके विरोधियों को छल कपट से अरेस्ट कर रही है और जेल में डाल रही है। हेमंत सोरेन बेकसूर थे, हम पहले से बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बेकसूर है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, सत्येंद्र जैन निर्दोष है, अनिल देशमुख निर्दोष थे, संजय राउत निर्दोष थे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने नीट के मामले पर कहा कि देश के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। परिवार बेचैन हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आप शिष्टाचार की बात करते हैं। विपक्ष अपनी मांग सदन में रखता है तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। देश के बच्चों का भविष्य खत्म हो रहा है, परिवार क्या नाम अराजक हो रहे हैं, परिवारों में डिप्रेशन आ रहा है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं और आपको शिष्टाचार की पड़ी है। कौन सा अशिष्टाचार हो रहा है आप बताइए ना। अगर हम अपनी मांग रखते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। शिष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सदन के नेता के इशारे से हो रहा है। हम अशिष्टाचार नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको याद रखना चाहिए, बच्चे आपके भी हैं और बच्चे भाजपा वालों के भी हैं और नीट के अभ्यर्थी आपके लोग भी हैं। आप कम से कम देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बात कीजिए, बहस कीजिए, नियम 267 के तहत बहस कीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कल हमने छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा सांसदों के साथ बैठक की।
हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट मामले में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई की जा रही है। कल हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित सांसदों के साथ बैठक था और ये बैठक परिचयात्मक था और इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और श्री शिव प्रकाश जी भी उपस्थित थे और हम लोग यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे, हम भी गए थे। सर, जब दिल्ली आप जा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं क्या कुछ चर्चा तो आप लोगों में ज्यादा होती है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड में बहुत लोकप्रिय नेता हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जनता ने हमारा समर्थन किया। जेल से उनकी रिहाई के बाद काफी उत्साह है। लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके वोट बटोरने की भाजपा की साजिश विफल रही है। देखिए, पिछले चुनाव को याद कीजिए। 2014 के बाद जब डबल इंजन की सरकार थी, झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, उस समय अकेले माननीय हेमंत सोरेन जी ने किस तरह से बदलाव यात्रा, संघर्ष यात्रा किया, किस तरह से जन सैलाब उमड़ा और किस तरह से उन्होंने यहाँ सरकार बनाई। विपरीत हवा थी उसके बावजूद, और उनका एक अलग ही पूरे झारखंड में जिस तरह से लोग उनको एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो इस बार भी देखने को मिलेगा। और हालांकि लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति ने से भी जो जनता है उन्होंने उनको उतना ही प्यार दिया, उन्होंने उनको उतना ही स्वीकार किया। और जो जन सैलाब उनकी रैलियों में, महारैली, उलगुलान महारैली जो हुई थी या न्याय यात्राओं में आपने देखा होगा कि उन लोगों ने उनको भूला नहीं और बल्कि और बाहर निकल के और ज्यादा समर्थन दिया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में जहां जहां ड्रग्स की बिक्री होती है, स्कूल कॉलेज के आसपास जितनी भी दुकान, होटल और टपरी है, वहां ड्रग्स की बिक्री होती है, उन्हें उखाड़ फेंकने का काम शुरू कर दिया गया है। कितना भी बड़ा ड्रग्स सप्लायर क्यों न हो, उनको जेल में डालने का काम ये सरकार करेगी। राज्य में जो जहाँ ड्रग की बिक्री होती है, ड्रग बेचा जाता है, स्कूल कॉलेज के आजू बाजू में जितने दुकान, टपरी, होटल है, उसको सबको उखाड़ फेंकने का काम शुरू है, तोड़ने का काम शुरू है। और जो इसमें ये ड्रग की चेन में वो पेडलर हो, बड़ा सप्लायर हो, कोई भी हो, उसको जेल के अंदर डालने का काम सरकार करेगी। ये हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने सरकार नहीं देंगी, क्योंकि वो भी हमारे किसी के बच्चे हैं, उनके परिवार की चिंता है और इसलिए सरकार। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव के बयान पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश में विपक्षी दल संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्षी दलों में फूट अच्छी बात नहीं है। अलग अलग राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को अपनी बात रखने का अधिकार है। दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिली। राष्ट्रीय स्तर पर हम सभी चुनाव हार रहे हैं और हम स्थानीय स्तर पर अनावश्यक बहस में नहीं पड़ना चाहते। देखिए, इस वक्त देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां हैं, हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग केंद्र सरकार को नीट पर बहस करने के लिए उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। और आज के समय में अपोजिशन पार्टीज के अंदर फूट हो, मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। जो लोकल लीडरशिप है अलग अलग राज्यों की, वो अपनी अपनी बात कह सकते हैं। कांग्रेस पिछले 2 बार से 2015 में 70 में से उनको 0 सीट मिली। देश की राजधानी दिल्ली में 25 जून को मूसलाधार बारिश हुई थी। बारिश की वजह से बसंत कुंज के इलाके में निर्माणाधीन एक इमारत के गड्ढे में भरे पानी में 3 मजदूर गिर गए थे। कल सुबह से ही मजदूरों को ढूंढने में एनडीआरएफ, दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस का संयुक्त अभियान चल रहा था। अब जाकर तीनों मजदूरों के शव पानी से भरे गड्ढे से बचाव दल ने बरामद कर लिया है। देखो, उसके बारे में हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला 9 बजे पुलिस से कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का बेसमेंट में बारिश और पेड़ वगैरह गिरने की वजह से 3 लोग फंसा हुआ है। हमारी टीम 10 बजे पहुंच गया था और हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया और ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि 3 लोग फंसा हुआ है। हमने ऑलमोस्ट 23 आवर्स का कंटिन्यूस ऑपरेशन किया और फर्स्ट डेड बॉडी हमने 5:15 बजे निकाला, सेकंड 7:15 और लास्ट डेड बॉडी अभी 9:15 बजे हमने निकाला। ऑल 3 जो भी लोग
मिसिंग थे, तीनों का डेड बॉडी हमने निकाल दिया और अभी लास्ट कंफर्मेटरी सर्च कर रहा है हमारा। समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि 2 बैसाखी पर खड़ी मोदी सरकार जब से आई है तब से मंदिर लीक हो रहा है, एयरपोर्ट लीक कर रहा है, पुल गिर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं और पेपर लीक हो रहा है। सरकार पूरी तरह से एग्जाम कराने में विफल रही है और इस सारे एग्जाम को कैंसिल करते जा रही है। 2 बैसाखियों पे खड़ी मोदी सरकार जब से आई है तब से मंदिर लीक कर रहे हैं, एयरपोर्ट लीक कर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, हादसे हो रहे हैं और पेपर लीक कर रहे हैं। सरकार ने के अंदर का आत्मविश्वास कि वो कोई एग्ज़ाम करा सके निष्पक्ष ढंग से, वो समाप्त हो गया है। सरकार लगातार एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर रही है या कैंसिल कर रही है। नीट की परीक्षा के लीक की खबर आने के 1 महीने बाद जब ये सरकार नींद से जगी तो इसने सीधे ये कह दिया, शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। तब से लेकर के आज तक इस सरकार ने कोई जिम्मेदार कदम नहीं उठाया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और इससे साबित होता है कि सरकार धांधलीबाजों के साथ खड़ी है, देश के छात्रों के खिलाफ खड़ी है और किसी तरीके से वो शॉर्टकट से। बरेली में 22 जून को जमीन पर कब्जे की लड़ाई में 2 गुटों के बीच खुलेआम फायरिंग हुई थी, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए आरोपी आदित्य उपाध्याय के आलीशान रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। आदित्य गुट की ओर से ही राजीव राणा के गुर्गों पर गोलियां चलाई गई थी। इससे पहले प्रशासन राजीव राणा के अवैध होटल और दुकान को भी बुलडोजर से गिरा चुका है, जिसके बाद दूसरे गुट पर भी कार्रवाई की गई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके ये। आप पहले क्यों नहीं आए? क्या वजह थी इतना लेट आए? जब भी हम थाने आना चाहते थे कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया है आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार आज दिल्ली में अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर समेत अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसी बीच जेडीयू के दिग्गज नेता केसी त्यागी के बयान के सियासी पारा हाई हो गया है। प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं उठता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा अब तक आप लोग मांगते रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी मांगते रहे। विशेष पैकेज पर भी राज्यों के क्या रुख नरम हुआ है? आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सभी मामले झूठे हैं। मैं जमानत देने के लिए हाईकोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। झूठा केस डालने कर उन्होंने हेमंत सोरेन को फंसाने की साजिश रची। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि न्याय की हमेशा जीत होती है। क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, मैं सीधे तौर पर मैं ये मानता हूं कि ये सारे मुकदमे फर्जीवाड़ा था। एक व्यक्ति के इशारे पे ये सारी संस्थाएं पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे पड़ी हुई थी। दुनिया के उन्हीं मुल्कों में ऐसा होता है जहां तानाशाही प्रवृत्तियां होती हैं। धन्यवाद न्यायपालिका का, समझ में इनको आना चाहिए कि फर्जीवाड़ा करके अपने चुनाव से बाहर रख दिया ना हेमंत जी को, कब तक रखोगे? कभी न कभी तो न्याय की जीत होगी। तो इसलिए इस तरह की हरकतों से बाज आइए। सरकार बहादुर, ईडी, आईटी, सीबीआई को आपने जो बना दिया है ना, उनके चरित्र को फिर से वापस पुराने दौर में करिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पहली बार पहुंचे पटना चिराग पासवान सहित एलजेपी रामविलास पासवान के सभी सांसदों का कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारी बड़ी जीत हुई है। पार्टी के चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रखा है। इस जीत के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उनके भरोसे पे
मैं मेरी पार्टी खरा उतरी। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आप एक सांसद वाली पार्टी को, मुझे नहीं लगता गठबंधन राजनीति के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हो। खुशी मुझे इस बात की है कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से वो पांचों की पांचों सीट हम लोग जीते भी। प्रधानमंत्री की झोली में हम लोगों ने उस सीट को जीत कर दिया भी। कल जब हमारी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तमाम सांसदों के साथ, उनकी बातों में भी इस बात की खुशी देखने को मिली। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को दिया। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है बिहार के लिए। चिराग पासवान आप क्या करेंगे, क्योंकि बिहार फर्स्ट शुरू से आपका एजेंडा रहा है? बिल्कुल, मैंने हमेशा से बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का मैंने जिक्र किया। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या यहाँ का आम हो या यहाँ का मखाना हो, मैंने हमेशा कहा है कि अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे तो यहाँ के किसानों को ज़्यादा आमदनी मिलेगी, राज्य का राजस्व बढ़ेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। ऐसे में अब जब मुझे खुद इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है तो ये बड़ी जिम्मेदारी है जिसको पूरी ईमानदारी से निभाते हुए बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतार पाऊंगा। बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है, अपराध चरमो सीमा पे है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत के हैट्रिक नहीं लगा पाई है। 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। इसके बाद से राजस्थान में बीजेपी अपने सभी पुराने साथियों को आगे लेकर चलने की रणनीति बना रही है। इतना ही नहीं, अब विश्व हिंदू संगठन, बीजेपी, एबीवीपी और हिंदू संगठन को हाई कोर्ट में एंट्री मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच गवर्नमेंट काउंसिल में 44 लोगों को नियुक्ति दी गई है। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं को भी मौका मिला है। अभी तक ऐसी नियुक्तियों में इस तरह का कोई समीकरण नहीं बैठाया जा रहा था। भाजपा के सोशल मीडिया के प्रदेश सह संयोजक आयुष मल्ल को जगह दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में गवर्नमेंट काउंसिल की नियुक्ति हुई है। भाजपा के साथ साथ आरएसएस और अन्य संगठन जैसे अधिवक्ता परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी सक्रिय वकील कार्यकर्ताओं को नियुक्ति में मौका मिला है। साथ ही समाज के सभी तबकों का इसमें ध्यान रखा गया है। विशेष रूप से इस बार युवा अधिवक्ता और महिलाओं को भी बड़ी संख्या में मौका मिला है। ये सभी नवनियुक्त अधिवक्ता राजस्थान हाईकोर्ट में राजस्थान सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंटों का पक्ष रखेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आज अपने खिलाफ की गई नस्ली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इससे वह आहत और आक्रोशित हैं। आम चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए सुनक ने कहा कि उनकी 2 बेटियों कृष्णा और अनुष्का को रिफॉर्म यूज के उन कार्यकर्ताओं को देखना और सुनना पड़ा जिन्होंने पार्टी नेता निगेल फराज के लिए प्रचार के दौरान मुझे एक पाकी कहकर संबोधित किया। भारतीय मूल के 44 वर्षीय ब्रिटिश नेता ने कहा कि यह आहत करता है और इससे मुझे गुस्सा आता है। सुनक ने कहा कि जब आप रिफॉर्म पार्टी के उम्मीदवारों को और प्रचारकों को देखते हैं जो बिना किसी चुनौती के नस्लवादी और स्त्री द्वेषी भाषा और विचारों का उपयोग करते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यह आपको रिफॉर्म पार्टी के भीतर की संस्कृति के बारे में कुछ दर्शाता है। वे उस वक्त ये टिप्पणी कर रहे थे जब धुर दक्षिणपंथी रिफॉर्म यूके के एक प्रचारक को दक्षिण एशियाई विरासत के लोगों के प्रति नस्लवादी टिप्पणी का इस्तेमाल करते हुए फिल्माया गया था, जिसे पार्टी के नेता और आम चुनाव के उम्मीदवार निगेल फराज को इस कृत्य को भयावह बताते हुए निंदा करनी पड़ी। मौजूदा कंजर्वेटिव पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करने की मंशा से रिफॉर्म यूके 4 जुलाई के चुनाव में आवर्जन विरोधी रुख के साथ सैकड़ों उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहा है। रिफॉर्म यूके आम चुनाव में काफ़ी पीछे है। अपेक्षित समय से पहले हो रहे चुनाव के कारण पार्टी अपने सभी प्रचारकों की पूरी तरह से जांच करने में असमर्थ रही है और उनमें से एक को चैनल 4 के एक रिपोर्टर द्वारा फिल्माया गया था। फराज ने एक बयान में कहा कि कुछ लोगों द्वारा व्यक्त की गई भयावह भावनाओं और उनके विचारों और समर्थकों या रिफॉर्म यूके के विचारों से कोई संबंध नहीं है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।